मेरा पति रोहन लिमिटेड कंपनी में बाहर काम करते थे, इसलिए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोती थी। मेरे पति रोहन के ना होने से मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे ममेरे देवर हमारे घर पर रहने के लिए आए। वह बहुत ही जवान और सुंदर थे। एक रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि जिस कमरे में मेरे ममेरे देवर लेटे थे, उस कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैंने गेट के छेद से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो और मेरी जेठानी, उन लोगों को साथ में देखकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को, मेरा नाम रीना है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारी हैप्पी फैमिली है, जिसमें मैं, मेरा पति, मेरी जेठानी, ससुर रहते हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं। मेरा पति नोएडा में IT कंपनी में काम करता है और वह केवल 2-3 महीनों में घर पर आ पाता। हमारा घर लगभग 200 गज में बना हुआ है। मैं ज्यादातर समय अपनी जेठानी के साथ बिताती हूँ और हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा पति रोहन 3 से 4 महीने में एक बार ही आ पाता, इसलिए मेरी जेठानी जी मेरे साथ उसी कमरे में सोती थी और मेरी सास ससुर अपने एक अलग कमरे में सोते थे। उस सास ससुर का कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरे सास ससुर की उम्र 50 से 48 साल के बीच थी, लेकिन वे अभी भी जवान और हैंडसम दिखते थे। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी, तब रात के 1 बजे थे। मेरी जेठानी तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्हें कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं पानी पी के उठी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वह आवाजें थोड़ी अलग ही थी। मेरे सास ससुर के कमरे के दीवार में एक रोबा था। जब मैंने दीवार के रायबा से देखा तो उनके कमरे की हल्की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे सास ससुर एक दूसरे से इतनी रात को बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। मैं पानी पीकर वापस गई और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। हम लोग जब सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, तभी हमारे मैन डोर की घंटी बजी। मेरी जेठानी ने दरवाजा खोला तो 24 साल का लड़का हमारे गेट के सामने खड़ा था। मेरी जेठानी ने बताया कि यह हमारा ममेरा देवर है। यह एक कंपनी में जॉब करने आए थे और इसी की वजह से वह हमारे यहाँ रहने के लिए आए थे। हमारे पास वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है। मैंने सोचा वो उसी ने एडजस्ट हो जाएंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। मेरी जेठानी ने कहा, आदत के बहुत अच्छे हैं और वह हमारी हर बात को करने के लिए तैयार रहते हैं। और देवर जी कमरे में अंदर आए और कमरे देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उन्हें देखना चाहती थी। मैंने कहा, दीदी आपने इन्हें यह रख तो लिया, पर इनकी आदत कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन जब मैंने इन देवर की तरफ देखा तो वह बहुत ही हैंडसम था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी और वह मुझे बार बार घूर रहे थे और वह भी मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था। मैंने दीदी से कहा, जी कोई बात नहीं, आप इन्हें एक कमरा रहने के लिए दे दो। वैसे भी भाई खाली पड़ा रहता है और हमें भी चीज की जरूरत होगी तो वह काम भी कर दिया करेंगे। मेरी दीदी ने मुझसे यह बात बोली और मैं मान भी गई और कहा ठीक है। और देवर जी हमारे घर में रहने लगे। हमारे घर में 2 ही बाथरूम थे और उनमें से एक बाथरूम को देवर जी इस्तेमाल करता थे, जो हम भी करते थे। एक दिन देवर जी का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वह हमारे मेरी जेठानी के पास आए और कहने लगे, भाभी जी। मेरी जेठानी जी ने कहा, हाँ क्या बात है, बोलिए। वह बोले, मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या मैं आपके किचन में आकर रोटियां बना सकता हूँ? तो मेरी जेठानी जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन तुम हमारे यहाँ नीचे आकर खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। रीना तुम्हारे कमरे में रोटी पहुँचा देगी। तो देवर जी ने बोला, ठीक है, जैसे आप कहे। फिर वह अपने कमरे में चले गए। मेरी जेठानी जी ने कहा, रीना देवर जी के लिए खाना बना दो।
और थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। मैंने कहा दीदी ठीक है। जेठानी जी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैंने खाना टिफिन में रखा। फिर मैं उन्हें देने चल पड़ी। मैंने देवर जी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोला और बोले हाँ हाँ आइए भाभी जी। मैं अंदर गई और कहा आपको खाना लेकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेज पर रख दीजिए। मैंने मेज पर खाना रख दिया। फिर देवर जी बोले भाभी जी बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ टाइम तो मेरे पास बैठ जाइए। मैं 5 मिनट उसके पास बैठ गई। वह मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे थे और वह एक हॉलीवुड फिल्म थी। जब मैं मेरे देख रही थी तो देखते देखते फिल्म में रोमांटिक सीन आ गया। वह सीन ऐसा था कि मैंने अपनी नजरें हटा ली। वह कहने लगे पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा ठीक है अब मैं चलती हूँ। उन्होंने ने कहा भाभी जी पूरी फिल्म देखकर जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं और अपने रूम में चली गई। रात में मैं देवर जी के बारे में सोचती रही कि वह कितने ताकतवर थे। जब मैं उन्हें खाना देने गई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे ही अपने सिर का ताज बनाऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और फिर पानी पीने गई और मैं पानी पी कर के जब आई तो मेरे सास ससुर के कमरे से फिर आवाजें आ रही थी। आज आवाजें कुछ अलग थी। फिर मैं तुरंत चली गई तो मैंने देखा मयंक देवर जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा रात के 1 बजे देवर जी के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वह अपने मोबाइल पर हॉलीवुड फिल्में देख रहा था। उसने मूवी की आवाज भी बहुत तेज कर रखी थी। मैंने कहा देवर जी, तो उन्होंने झट से मूवी की आवाज को कम कर दिया और बोले हाँ भाभी जी आइए। मैंने कहा तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं। वह बोले मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उन्होंने कहा भाभी जी आप अभी तक सोई क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा चलो मैं देखती हूँ। फिर वह बोले आ जाओ बैठ जाओ। भाभी जी मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो मैं देवर जी के पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी उसने फिल्म बंद नहीं की। उसका फोन उसी तरह चल रहा था। शायद उनके जाने के बाद छोड़ दिया था। मेरी नजर उनके फोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैंने चुपके से उनके फोन पर नजर डाली और वो हॉलीवुड फिल्म देखने लगी। देवर जी को पता चला कि मैं चुपके से उनके फोन में फिल्म देख रही हूँ। उन्होंने फोन उठाया और कहा भाभी जी देखनी है फिल्म। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा देख लो। फिर क्या हुआ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं देखूंगी। मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं लेकिन उसने धक्के से मेरे हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया और कहा आपको हॉलीवुड फिल्में पसंद है। फिर हम दोनों साथ में मूवी देखने लगे। मयंक बोले भाभी साथ में मूवी देखेंगे तो मजा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वह फिल्म बहुत अच्छी थी। मैं आपको लोगों को क्या बताऊं। फिल्म में एक रोमांटिक सीन देखते देखते देवर जी ने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था क्योंकि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा भाभी आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वह आया तो मैं वहीं बैठे हुई थी और तुरंत उसने गेट की कुंडी लगा दी और आज फिर मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर निकल गई और फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद गई। तभी मुझे मयंक देवर जी का फोन आया कि आप फ्री हो तो कल शॉपिंग करने चलेंगे। मैंने भी बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की थी इसलिए हाँ कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग और हम दोनों घर वापस आ गए। रात का खाना खाकर सो गई। एक रात में टहलने के उठी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। जब मैं अपनी जेठानी के रूम में गई, जब मैंने उठकर देखा तो वह पर नहीं थी। मैंने सोचा वह कहीं गई होगी या गर्मी की वजह से छत पर टहलने चली गई होंगी।
मैं छत पर गई लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। मुझे लगा क्या वह मयंक के पास तो नहीं चली गई। जब मैंने देखा तो वह मयंक देवर जी के कमरे में बैठी हुई थी, तो मैंने और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैं सोने का नाटक करने लगी। जब जेठानी जी कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ गई थी। वह बोली मैं फ्रेश होने गई थी। मैंने कहा मैंने तुम्हें मयंक देवर जी के रूम में देखा था। वह बोली तुम भी मयंक से बात करती हो तो मैं तो कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। रूहान कहने लगा क्या मतलब है यार, मैं प्यारा नहीं हूँ। आरुषि ने अपने हाथों से उसकी बलाएं ली और बोली थू थू, मेरे हीरो को किसी की नज़र न लगे उसके प्यार पर। रूहान प्यार भरी नज़रों से आरुषि को देखने लगा। तभी रूहान बोला एक मिनट आरुषि, यह तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बच्चा तुम ठीक हो ना? यह बोलते हुए रूहान के चेहरे पर इतनी फिक्र थी कि आरुषि की आंखें नम हो गई। वह भींगी हुई पलकों से मुस्कुरा कर बोली बस बस शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? रूहान गहरी नज़रों से देखा और बोला अच्छा ठीक है, मैं तुमको गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। रेडी? आरुषि भी स्माइल करते हुए उस लैपटॉप में रूहान को देखने लगी। रूहान आंखों में दुनिया भर का प्यार भरे हुए बोला तुम्हें मुझसे शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें अपना नहीं बनाता, तो मैं रणवीर भाई से बात कर ली है। रूहान की बात सुनकर आरुषि हैरान हो गई। उसने कहा एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? तुम बोल रहे हो कि तुमने अपने भाई से बात की है, यानी हमारी शादी की बात की? तुम सच कह रहे हो ना? क्या बोला उन्होंने, हाँ या ना? जल्दी बोलो ना, चुप क्यों हो? आरुषि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुकी थी। उसको ऐसे देखकर रूहान मुस्कुरा उठा। आरुषि चिल्लाकर बोली बोलो ना रूहान, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? प्लीज़ बोलो ना। रूहान ने आरुषि को घूरते हुए कहा बताऊँगा तब ना जब तुम मुझे बोलने दोगी। कभी बोलने देती हो तुम मुझे? बोलने की मशीन। यह बोलते हुए आरुषि को घूरे जा रहा था। आरुषि ने अपने कान पकड़ ली और फिर मुस्कुराते हुए बोली सॉरी ना रूहान, मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी। चलो अब बताओ क्या बोला? रूहान बोला ऑफ कोर्स बच्चा, भाई ने हाँ कर दी है, हमारी शादी होने वाली है। यह बोलते हुए एक्साइटेड में रूहान की आवाज़ बुलंद हो गई तो वही आरुषि तो जैसे यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा नहीं रूहान, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? एक बार और बोलो ना। यह कहते हुए आरुषि के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में रूहान की होने वाली है। रूहान बोला हाँ आरुषि, एक दूसरे से दूर नहीं रहना पड़ेगा। मैं यहाँ अमेरिका आया हुआ हूँ, मेरे आए हुए 1 दिन हो गए हैं, आज दूसरा दिन है, पर मुझे अभी 1 दिन और लग जाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं जैसे ही वापस आऊँगा सीधा तुम्हारे पास आऊँगा, तुम रेडी रहना और मैं सीधा तुम्हें अपने घर अपने भाई से मिलाने ले जाऊँगा। यह बोलते हुए रूहान की बातों में खुशी और एक्साइटमेंट झलक रही थी। रूहान के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर आरुषि की आंखें नम हो गई। अचानक उसकी खुशी उसकी आंखों की नमी में बदल गई और सोचने लगी कितना खुश है रूहान। अगर मैंने उसे यह सच बताया तो वह टूट जाएगा और वैसे भी वो अमेरिका में है और परेशान हो जाएगा, उसे बताऊंगी नहीं। आरुषि को यूँ सोच में डूबा हुआ देखकर रूहान बोला क्या हुआ है तुम्हें, तुम खुश नहीं हो क्या? आरुषि जल्दी से अपनी सोच से बाहर आई और बोली खुश नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार किया है। पर तुम यह बताओ कि तुम अमेरिका भी चले गए और मुझे बताया भी नहीं, ऐसा क्यों? यह बोलते हुए रूहान को शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी। यह पहली बार था जब रूहान उसे बिना बताए कहीं गया था। रूहान ने ज़बरदस्ती से कहा अब प्लीज़ नाराज़ मत हो जाना, क्योंकि तुमको मनाना बहुत मुश्किल है और मैं बिना बताए इसलिए आ गया क्योंकि भाई ने अर्जेंट में मुझे भेज दिया, क्योंकि उनका कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए वो आ नहीं पाए, इसीलिए सोचा कि कॉल पर बता दूंगा।
और वैसे भी अब शादी होने वाली है हमारी, थोड़ा जिम्मेदार तो होना पड़ेगा ना मुझे भी। यह बोलते हुए वह प्यार भरी नज़रों से आरुषि को देख रहा था। आरुषि की गोद में अभी भी टेडी था जिसको उसने हक किया हुआ था। उसे देख करके रूहान ने शरारती अंदाज में कहा, बस इस टेडी को कुछ दिन और तुम्हारे इतना नज़दीक रहने की इजाज़त है, उसके बाद यह हक वाली जगह तो सिर्फ मेरी होगी। रूहान आरुषि को छेड़ते हुए कहा। आरुषि कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर रूहान, यह क्यूट सा टेडी मुझे मेरे रूहान ने मेरे बर्थडे पर दिया था, इसीलिए इसे मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। यह हमेशा मेरे पास रहेगा, तुम भी नहीं, समझे? रूहान ने कहा, अच्छा ठीक है मेरी बंदरिया। तभी आरुषि ने कहा, रूहान मुझे तुमको कुछ ज़रूरी बात बताना है, प्लीज़ सुनो ना। तभी रूहान के फ़ोन की रिंग बजी। रूहान जल्दी से बोला, सॉरी, होने वाली वाईफी ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो चुकी है, भाई भी इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और भाई ने बोला है कि यह मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मुझे लेनी होगी ना। उम्मा, आई लव यू मेरा प्यारा सा बच्चा, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। पर रूहान मुझे ज़रूरी। इससे पहले कि आरुषि कुछ बोल पाती, रूहान ने कॉल कट कर दिया। कुछ पल आरुषि खामोश रही, फिर एक मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई और वह खुद से बोली, आई होप सब अच्छा हो। जब रूहान वापस आएगा मैं उसे सब सच बता दूंगी। वैसे भी रूहान और मेरी शादी होने वाली है, वह इंसान जो भी है खुद ही मुझसे दूर हो जाएगा। बस भगवान जब तक रूहान और मैं एक न हो जाए तब तक इस इंसान को मुझसे दूर रखना। ओबेरॉय पैलेस। रणवीर कांच वाली वॉल के पास खड़ा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था जिससे कि वह छोटे छोटे सिप ले रहा था। इस वक्त वह ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र में था जिसमें वह बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। एक सुकून उसके चेहरे पर तैरा हुआ था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। रणवीर ने बिना पलटे कहा, कम इन। रणवीर की आवाज़ पर वही इंसान एंटर हुआ। रणवीर ने सवाल किया, सब सही सलामत तो हो गया ना? और तुम्हारी भाभी कैसी है? यह कोई और नहीं बल्कि जय था। जय रणवीर का राइट हैंड था, रणवीर का स्पेशल बॉडीगार्ड भी, और रणवीर के सारे काम उसी से होकर गुजरते थे। रणवीर जय बचपन का जिगरी यार था। वह रणवीर की रग रग से वाकिफ़ था। जय दिखने में काफ़ी हैंडसम और गुड लुक्स था। वह करीब 25 साल का था, पर इतनी कम उम्र में वह बहुत ही इंटेलिजेंट था। रणवीर की बात सुनकर जय चौंक उठा और बोला, भाभी यह तुम क्या कह रहे हो? सर, आपको तो उसके साथ सिर्फ एक रात बितानी थी ना? जय की बात सुनकर के रणवीर पलटा, फिर उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, यार जय, मेरे होठों पर यह स्माइल देख रहे हो? अब से पहले तूने कभी नहीं न देखी होगी, गुस्से के सिवाय। रणवीर की बात सुनकर जय हैरान होकर बोला, पर ऐसा क्यों यार? आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो? मुझे तो नहीं लगा था कि आज तक कि तुम किसी लड़की से शादी भी कर सकते हो। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि तुम बस लड़कियों के साथ टाइम पास करोगे और फिर उसे छोड़ दोगे। तुम इतने बदल जाओगे मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी। और वह तिरछी नज़रों से रणवीर को देखे जा रहा था। रणवीर भी उसे देख रहा था और उसके पास आकर कहने लगा, यार तू मजाक उड़ा रहा है ना मेरा? तू तो जानता है ना कि यह दुनिया कितनी गंदी है, और यह दुनिया ने ही मुझे इस कदर पागल और मतलबी बनाया है। तू तो मेरे बचपन से लेकर के आज तक की ज़िंदगी के बारे में एक एक बात तुझे पता है, फिर इतना? कह करके रणवीर चुप हो गया। जय रणवीर के कंधे पर हाथ रखता है और कहने लगा, भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं तो चाह रहा था कि तुम इस सब चीज़ों से, इन लड़कियों से दूर रहो, क्योंकि यह लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही पागल होती हैं जो कि तुम्हारे पैसों के पीछे भागती हैं। पर कुछ लड़कियाँ वैसी नहीं हैं, और तुझे इतनी सही लड़की मिली है और तुम्हें अब रियलाइज हो चुका है कि अब तुझे उससे शादी करनी है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जो बोलोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम आरुषि को तकलीफ़ मत देना यार, क्योंकि वह बाकी सारी लड़कियों से अलग है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वह बहुत ही इनोसेंट गर्ल है। यह बोलते हुए जय के चेहरे पर कई सवाल थे। रणवीर ने जय के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वह मुझे सिर्फ एक रात के लिए चाहिए थी,
पर जब मैं उसके नज़दीक गया, उसे छुआ, उसे महसूस किया, एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ और न जाने कैसे उसके सामने मुझे उसे शादी करनी है, यह मेरे दिल और ज़बान दोनों से निकल गया। कुछ पता नहीं चला आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही है। यह सब बोलते हुए रणबीर के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल था, जहां हर वक्त एक सिर्फ गुस्सा होता था। यह सब देख कर के जय हैरान था कि यह चमत्कार हुआ कैसे। जय ने सवालिया नज़रों से रणबीर को देखते हुए कहा, पर यार आरुषि तुमसे शादी करेगी नहीं, वह बहुत गुस्से में थी, तुम उससे शादी कैसे कर पाओगे। जय की बात सुनकर अचानक से रणबीर के चेहरे की स्माइल गहरी हो गई। वह सोफे पर गिर गया, फिर अपनी आंखें बंद करके बोला, शादी अब रणबीर ओबेरॉय की भी होगी। जिस लड़की को सिर्फ बिस्तर तक रखा, आज वह शादी करना चाहता है। यह तो खुद में ही बहुत बड़ी बात है। फिर रणबीर ने इशारा किया उसके चेहरे पर। जय ने उसके ग्लास में वाइन डाल दी। जय ने धीरे आवाज़ में बोला, लेकिन यार अगर वह शादी को मना करती तो। जय यह सब डरते हुए सवाल कर रहा था। रणबीर ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, तू तो जानता है ना यार मुझे, मैं RA हूँ, कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। उसे मेरे से शादी नहीं करनी है। इट डजंट मैटर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, यह काफ़ी है, तो उसे तो शादी करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि वह रणबीर ओबेरॉय को पसंद आ गई है और मेरे पास कई रास्ते हैं उसको अपने करीब लाने की। सुना है उसका एक छोटा सा भाई भी है। जय कहने लगा, हाँ यार यह तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं सुबह में उसके घर के पास खड़ा था तो उसके घर से एक 10 से 11 साल का लड़का बाहर निकला और आरुषि को बाय बोल रहा था। यह सुनकर के रणबीर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने जा रहा था। जय कहने लगा, तुम बस कल की तैयारी कर लो, मुझे 2 दिनों के अंदर ही शादी करनी है, इतना तो तुम्हें पता ही है। प्लान क्या है वही करो। वह सारा प्लान जय को बता दिया। जय कहने लगा, पर रणबीर इसमें कोई गड़बड़ या फिर। इतना अभी जय बोल ही रहा था कि रणबीर बीच में ही कहने लगा, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मेरी आरुषि का सवाल है और उसके फैमिली वाले को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब तुम समझ लो कि तुम्हें कैसे करना है। जय कहने लगा, ठीक है मैं देखता हूँ और करता हूँ। इतना कह कर के जय कहने लगा, रात काफ़ी हो गई है, सो जा तू, मैं भी चलता हूँ। रणबीर बोला, ओके। रणबीर अपने ग्लास का वाइन ख़त्म किया और सोफे पर अपना सिर टिका लिया, बगल में कुशन को पकड़ के कहने लगा, उफ़ आरुषि, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता हूँ। अब तुम मुझे हर हाल में चाहिए हो और जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहूँगा। इतना कह करके वह कुशन को कस के अपने सीने से लगा लिया और वह वहीं आरुषि के ख्वाबों में चला गया और सो गया। सुबह का वक्त था। ओबेरॉय इंडस्ट्री सुबह 10 बजे थे। रणबीर ओबेरॉय वक्त से पहले ही आज अपने कैबिन में आ गया था। बृजमोहन जी का आज ऑफिस में चौथा दिन था। बाकी दिन की तरह लोग आज बृजमोहन जी पर बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे। तभी जय उनके पास आया और कहने लगा, हाय मिस्टर बृजमोहन जी, आपको रणबीर सर ने अपने कैबिन में बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। रणबीर का नाम सुनकर बृजमोहन जी के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई। वह धीमी आवाज़ में बोले, जी चलिए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डर रहे थे कि पता नहीं अब वह क्या ही बोलेगा। बृजमोहन जी जब रणबीर के कैबिन में गए तो रणबीर बृजमोहन जी को देखते ही चेयर से उठ गया और उनके पास गया और बड़े ही धीमी आवाज़ में स्वीट लिए हुए बोला, बृजमोहन जी को, क्या आपने सोचा है आरुषि को मुझसे शादी करने के बारे में? बृजमोहन जी फ़ौरन से आंखें बड़ी करके रणबीर की तरफ देखने लगे और कहने लगे, प्लीज़ सर आप ऐसा मत करिए, वह मेरी फूल सी बच्ची है, वह बर्बाद हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। रणबीर को इस बात पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए हाथों की मुठ्ठियाँ कस लिया था और कहने लगा, बृजमोहन जी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आरुषि मेरी जान है, मैं उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस आप मुझे हाँ बोल दीजिए, मैं यही सुनना चाहता हूँ। और अगर आप ना भी बोलेंगे तो भी मैं आरुषि से शादी करके ही रहूँगा, इतना तो आप अच्छे से जानते हैं
कि मैं जो सोच लेता हूँ वह मैं करके ही रहता हूँ। रणवीर की बातें सुनकर बृजमोहन जी सोच में पड़ गए कि यह बिल्कुल अब मेरी बेटी को नहीं छोड़ने वाला है। अगर यह अच्छा रहता या तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह तो किसी को भी मार देता है, किसी पर भी गुस्सा कर देता है। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो यह उसे भी कहीं जान से न मार दे। इसी डर की वजह से वह कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। अभी वह अपनी सोच में गुम थे कि रणवीर कहने लगा, अगर आपको इतना डर है तो आप भी मेरे घर पर आकर रह सकते हैं कि आपकी बेटी खुश है या फिर नहीं। बृजमोहन जी कहने लगे, नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। मगर मेरी बेटी, रणवीर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अंदर ही अंदर खून का घूंट पी रहा था, मगर वह बृजमोहन जी के सामने अपने गुस्से को दिखा नहीं रहा था, क्योंकि बृजमोहन जी डर जाते तो बना हुआ काम खराब हो जाता। और रणवीर यह नहीं चाहता था। रणवीर सच में आरुषि के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था। वह दिलो दिमाग से बिल्कुल भी आरुषि में ही खोया हुआ था। बृजमोहन जी अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। जय वहीं पर था। रणवीर कहने लगा, यह ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है हमें प्लान बी ही यूज करना पड़ेगा। जय कहने लगा, तो ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। रणवीर कहने लगा, तुम जाओ और जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना, और हाँ, यह ध्यान रखना उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो। जय रणवीर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूँगा। और रही बात उसे तकलीफ़, तो इतना समझ ले कि वह अब मेरा भी कुछ हो गया है, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि वह आरुषि का जान है। इतना कहकर जय स्माइल करते हुए चला जाता है। इधर रणवीर कहने लगा, बस कुछ देर आरुषि, उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। आरुषि बेखबर इन सारी बातों से कि रणवीर उसके पीठ पीछे क्या क्या प्लान कर रहा है और उसके साथ क्या होने वाला है। वह तो बस रूहान की यादों में खोई हुई थी कि अब रूहान उसके साथ शादी करेगा, उन दोनों की शादी हो जाएगी, रूहान उसका हो जाएगा और वह रूहान की हो जाएगी। मगर यहाँ तो कुछ और ही प्लान बन गया था। आज रूहान भी रात के फ़्लाइट से आ जाएगा। आरुषि इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। वह जल्दी से कॉल को रिसीव करती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आया, जी आप आरुषि बोल रही हैं? आरुषि ने कहा, हाँ। दूसरे साइड से किसी ने बोला, आपका भाई शुभ मेरे कब्जे में है। इतना सुनते ही आरुषि बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे बिल्कुल भी कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, कौन है जो कि शुभ को इस तरह से किडनैप कर लिया। वह शुभ के लिए बहुत परेशान थी। वह कहने लगी, जी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा भाई तो स्कूल गया हुआ है। तो वही आदमी कहने लगा, जी हाँ, मैं उसके स्कूल से ही उसे किडनैप कर लिया हूँ। आप देखना चाहोगे अपने भाई की फ़ोटो? वह फ़ौरन से शुभ का एक फ़ोटो व्हाट्सएप कर दिया, जिसमें उसके भाई को चेयर से लगाकर बांधा गया था और वह बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था। उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। यह देख कर के आरुषि का दिल तो बाहर आने को हुआ, मगर वह खुद को संभाली हुई थी। कहने लगी, क्या चाहिए आपको? आप प्लीज़ मेरे भाई को कुछ नहीं करिएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तो वह आदमी कहने लगा, आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगी, और उसके पहले आपको रेडी हो करके मैं एड्रेस भेजता हूँ, आप वहाँ पर आ जाइए। इतना सुनते ही आरुषि हाँ में जवाब देती है और कहने लगी, प्लीज़ मेरे भाई को कुछ नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़, वरना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। इतना सुनते ही कॉल कट हो गया। वह चिल्लाकर रोते हुए कहने लगी, मेरा भाई ने क्या बिगाड़ा है जो इन लोगों ने मेरे भाई को भी किडनैप कर लिया? कौन ऐसा कर सकता है? वह रोते हुए चिल्लाए जा रही थी। तभी कल्याणी आंटी रोने की आवाज़ सुनकर आरुषि के घर आती हैं और कहने लगी, क्या हुआ है बेटा? आरुषि शांत हो गई, क्योंकि उन लोगों ने कहा किसी को कुछ भी नहीं पता चलनी चाहिए। आरुषि फ़ौरन से शांत हुई और कहने लगी, कुछ नहीं आंटी, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे रोना आ गया। कल्याणी आंटी कहने लगी, क्या हुआ है बेटा? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ।
आरुषि कहने लगी, नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी, मेरे पास दवा है, मैंने दवा खा लिया है, मैं चली जाऊंगी कुछ देर में, आप टेंशन मत लीजिए। कल्याणी आंटी को बहुत ज़रूरी काम था, वह घर से बाहर जा रही थी और वह आरुषि की रोने की आवाज़ सुनकर आ गई थी। कल्याणी आंटी कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। आरुषि कहने लगी, जी हाँ आंटी, मैं कॉल करूँगी, मैं ठीक हूँ। इतना सुनकर के कल्याणी आंटी वहाँ से चली जाती है। आरुषि फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वह फिर से रोने लगती है। उसका रोना बंद ही नहीं होता है क्योंकि शुभ उसकी जान था और वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि शुभ को कुछ हो। यह सोच करके फ़ौरन से रोना बंद करती है और नॉर्मल सा ड्रेस पहन करके जैसे तैसे करके वह फ़ौरन से भागती है। जो एड्रेस सेंड किया गया था उस पर जब वह वहां जाती है तो देखती है कि एक बहुत अंधेरा सा खंडहर था जो बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा गंदा डर लग रहा था। जब वो अंदर गई तो दरवाजे से एंटर कर रही थी तो एक आदमी उससे मिला। वह आदमी आरुषि को देखकर कहने लगा, इधर से चलिए मैडम। आरुषि हैरान थी, इन लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया या फिर इन लोगों को मेरा आने का पता था। वह कुछ नहीं कहती है और वह चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगती है। जब वह उस खंडहर के अंदर जाती है, उसके अंदर देख कर के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वह बाहर से खंडहर था मगर अंदर तो महल की तरह था और वह काफ़ी डेकोरेट किया गया था, ऐसे जैसे कि किसी की शादी हो। वह उस आदमी से कहने लगी, भैया आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ अपने भाई के लिए आई हूँ, मेरा भाई कहाँ है? वह आदमी कुछ नहीं बोलता है, वह बस सीधा चलते जाता है और वह सिर्फ चलने के लिए ही कहता है। वह एक कमरे के दरवाजे के पास लेकर जाता है और कहता है, मैडम आप अंदर जा सकती हैं, मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। इतना कहकर के वह दरवाज़ा थोड़ा सा पुश करता है। उस दरवाजे को खोलते ही उसमें चारों तरफ से मिरर लगे हुए थे और बहुत ही अच्छे से रूम को भी डेकोरेट किया गया था। वह डरे हुए अंदर एंटर हुई। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। यह देखकर आरुषि बहुत हैरान हो गई थी और वह ज़ोर से चिल्लाने लगी, खोलो दरवाज़ा, दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने? और वह बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी और डरी हुई भी थी और वह सोचने लगी, पता नहीं यह लोग कौन है, मेरा भाई कहाँ है और इन लोगों ने मुझे क्यों बंद कर दिया। जब वह पीछे पलट कर देखती है तो बड़ा सा कमरा, उसमें बहुत बड़ा सा बेड और एक बड़ी सी चेयर, उस चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था। तभी वह यह सब देख ही रही थी कि वह आदमी की आवाज़ आती है, तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। और इतना कहते हुए वह इंसान खड़ा हो गया। जब वह आरुषि की तरफ घूमा तो आरुषि उसे देख करके पूरा हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और वह डर से कांपने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ, प्लीज़ जाने दो मुझे। और ज़रूर आपने ही मेरे भाई को किडनैप किया है, मेरे भाई को छोड़ दो, वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर ओबेरॉय ही था। वह आरुषि के करीब कदम बढ़ाने लगा और वह कहे जा रहा था, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ जाना, तुम क्यों मुझे इतना वेट करवाती हो? और रही बात तुम्हारे भाई की, तो हाँ, तुम्हारा भाई मेरे पास ही है और तुम अगर अपने भाई की सलामती चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इतना सुनते ही आरुषि अपने कानों पर हाथ रख लेती है। वह बिल्कुल कभी नहीं ऐसा सोची थी कि उसकी लाइफ इस तरह से मोड़ ले लेगा। अभी कल ही तो रूहान से उसे गुड न्यूज़ सुनाया कि अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता है, भाई ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है। और फिर आज ही यह सब वह अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी, पर अपने प्रॉब्लम, अपने दुख को बताए तो किसे बताए, कौन सुने और समझेगा। वह खुद भी बहुत ज़्यादा अपने आप से गुस्सा थी। वह दौड़ करके रणवीर के कदमों में गिर गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ रणवीर सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको जो सज़ा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दीजिए। आरुषि को इस तरह से तड़पते हुए रोते हुए देख करके रणवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में टीस सी उठ रही थी।
वह अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लिया और वह फ़ौरन से आरुषि को कंधे से पकड़ के उसे उठाया और कहने लगा, जाना स्वीटी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें शादी मुझसे करनी होगी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे भाई को यहाँ राजा की तरह रखूँगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। जाना, तुम मुझसे समझने की कोशिश करो ना। तुम बस मुझसे शादी कर लो। शादी के नाम से ही आरुषि 2 कदम पीछे हट गई और वह रणवीर को देखने लगी और कहने लगी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे कहोगे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना। क्यों इस तरह से मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? रणवीर फिर उसके करीब आया और कहने लगा, स्वीटी, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि मैं तुम्हारा बिगाड़ा और बिगाड़ रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुम बस मेरे से शादी के लिए हाँ कर दो। आरुषि सोचने लगी, अगर मैं इससे शादी नहीं करूँगी तो मेरा भाई को यह कुछ भी कर देगा और मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती हूँ। फिर दूसरे ही पल उसे रूहान की याद आने लगी और वह कहने लगी, मैं रूहान के साथ भी धोखा नहीं कर सकती हूँ। मैं उसे ऐसे कैसे उसके साथ। फिर वह कहने लगी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। मैं क्या करूँ भगवान, मुझे प्लीज़। और वह इतना सोचकर आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। वह बैठ गई ज़मीन पर और फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ भी इस वक्त नहीं सूझ रहा था। उसे रोता हुआ देख कर के रणवीर की आंखें भी भर आई थी, मगर वह तो सिर्फ और सिर्फ आरुषि को अपना बनाने के लिए यह सब कर रहा था। मगर वह ऐसे आरुषि को रोता हुआ भी तो नहीं देख सकता था ना। वह आरुषि के पास गया और उसे कंधे से उठाकर उसे बेड पर बैठाया और उसके करीब बैठ गया और कहने लगा, स्वीटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारे फैमिली वाले को। बस मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे समझने की कोशिश करो ना। मैं तुम्हारी आंखों में यह आंसू बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। वह आरुषि के आंसू पोंछे जा रहा था और उसे सीने से लगा लिया। आरुषि सोच ली थी, ठीक है, मुझे अपने भाई के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। इस इंसान से शादी करनी पड़ेगी तो भी मैं कर लूँगी। मैं रूहान को सब सच बता दूँगी। मुझे लगा कि रूहान आएगा तो मैं सब कुछ बता दूँगी, मगर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। आरुषि शादी के लिए हाँ कर दी। यह सुनकर के रणवीर की आंखें खुशी से चमक उठी। वह फ़ौरन से रेडी करने वाली लड़की को बुलाता है जो कि वह पहले से आई हुई थी। रणवीर लड़की से बोलता है, मेरी स्वीटी को बहुत अच्छे से तैयार करना, कोई भी कमी ना रह जाए। वह लड़की हाँ में सर हिला देती है और आरुषि को रेडी करने लगती है। आरुषि की आंखों में बेइंतहा आंसू थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि आज वह इस तरह से किसी और की होने जा रही है। वह रूहान के लिए बहुत रो और तड़प रही थी। उसे अंदर से खुद से ही गुस्सा आ रहा था कि मैं उस रणवीर ओबेरॉय की ऑफिस में क्यों गई। मुझे नहीं जाना चाहिए था ना। मैं जाती, ना मैं इतना बोलती और ना ही यह इंसान मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करता। वह इस वक्त दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह लहंगा करीबन लाखों का था और वह रणवीर ओबेरॉय की पसंद का लहंगा था। आज तो वह एकदम से उस लहंगे में 4 चांद लगा रही थी। भला की खूबसूरत लग रही थी, मगर वह तो रूहान की होने वाली थी, पर वह आज किसी और की होने जा रही है। यह सोच करके उसका दिल रो रहा था। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक रही थी। वह किसी और की होने जा रही है और वह भी उस डेविल की। वह तो कभी सोची भी नहीं थी कि उस डेविल से उसकी शादी भी होगी, पर वह अपने भाई के लिए यह सब कुछ कर रही थी। अगर इसके भाई को कुछ हो जाता तो वह जिंदा नहीं रह पाती। ब्रिजमोहन जी ऑफिस में इस वक्त थे। उनका भी मन बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि ब्रिजमोहन जी के सामने रणवीर ने बहुत बड़ी शर्त रखी थी कि अगर वह आरुषि की शादी उससे करवा देते तो वह इस जॉब से उन्हें छुटकारा दे देता और बदले में उन्हें बहुत सारा पैसा भी देता। ब्रिजमोहन जी समझ गए कि वह खरीदना चाहता है ब्रिजमोहन जी को, और वह भी आरुषि के लिए। पर वह कुछ भी हो जाए, आरुषि को उस शैतान के हाथों में तो कभी नहीं जाने देंगे। इस वजह से वह
उसकी शर्त ठुकरा दिए और वह इस ऑफिस में जॉब करने के बारे में सोच लिए थे, क्योंकि वह आरुषि को कभी भी उस रणवीर ओबेरॉय के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं करने वाले थे। इधर रणवीर अपना ही साथी दिमाग चला करके आरुषि को अपने जाल में फंसा लिया था, क्योंकि उसने शुभ को किडनैप जो कर लिया था। आरुषि इस वक्त आंखों में आंसू भरे हुए आईने के सामने खड़ी थी। यह इंसान कैसा है? मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? अपने सोच में डूबी हुई थी। वह सोने की कढ़ाई किए हुए रेड लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर मांग टीका, आँखों में आईलाइनर्स। उसकी आंखें आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में पूरे भर की चूड़ियाँ, कमर पर कमरबंद लगे बड़ा सा नेकलेस। वह काफ़ी प्रिटी लग रही थी आज। जब वह रेडी हो गई तो रेडी करने वाली लड़की कहने लगी, मैं अब चलती हूँ मैडम, आपका काम हो गया। वह जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तभी रणवीर अंदर आता है, पर वह कहने लगा, क्या आपने मेरी होने वाली स्वीटी को अच्छे से तो तैयार कर दिया ना? वह लड़की हाँ में सर हिला दी और वह वहाँ से चली गई। रणवीर आरुषि के करीब आया। वह इस वक्त भी मिरर के सामने खड़ी बस आंखों में आंसू लिए हुए देखे जा रही थी और वह रूहान के बारे में सोचे जा रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह रूहान को क्या कहेगी, कैसे अपना चेहरा दिखाएगी रूहान को। रूहान को यह जानकर कैसा लगेगा? पर वही दूसरी तरफ शुभ के बारे में सोचकर कि मेरा भाई है, मैं उसे कैसे इस जानवर के पास छोड़ सकती हूँ? वह मेरी जान है, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। यही सब सोचकर आरुषि के आंसू आंखों से बाहर आने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। तभी पीछे से रणवीर आकर उसे बाहों में कस लिया और कहने लगा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो स्वीटी, इतनी खूबसूरत कि मेरी ही नज़र कहीं ना लग जाए। और वह आईने में आरुषि को देखकर उसकी बलाएं लेने लगा और आरुषि को अपनी तरफ घुमाया। जब उसके चेहरे पर अपनी नज़र डालता है तो उसकी ब्लू और खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रणवीर के दिल में दर्द होने लगा। रणवीर बोला, क्यों स्वीटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम प्लीज़ नहीं रो ना, तुम्हें मैं इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। आरुषि कहने लगी, जब आप मुझे इस हालत में नहीं देख सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? बाकी चाहते क्या हैं आप मुझसे? मैं वह चाहता हूँ वही तो मैं कर रहा हूँ। मैं तो पहले तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता था, पर अब मैं एक रात नहीं बल्कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ स्वीटी। आरुषि यह सुनकर के आंखें बड़ी कर लेती है कि यह इंसान मेरे साथ एक रात बिताना चाहता था। अगर यह इंसान मुझे एक रात बिता लिया होता तो मैं रूहान को क्या मुँह दिखाती? वह हर बात रूहान के बारे में ही सोचे जा रही थी। और क्यों न सोचे, वह उससे मोहब्बत जो करती थी, पर मोहब्बत तो अब शायद रणवीर भी करने लगा था आरुषि से। पर वह आरुषि को क्या ही समझाए और आरुषि समझ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वह रूहान से मोहब्बत करती थी। अब रूहान को वह क्या जवाब देगी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अपने भाई को बचाए या अपनी शादी को बचाए, उसे कुछ भी नहीं सोच रहा था। इस वक्त वह पागल सी हो रखी थी, पर फिर भी अपने भाई के लिए वह कदम उठाने के लिए तैयार हो गई थी, जो कि उसका दिल दिमाग बिल्कुल भी राजी नहीं था। रणवीर कहने लगा, स्वीटी, तुम इस तरह से रोगी, मंडप में देखो तो तुम्हारा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ ना ऐसे मत रो स्वीटी। इतना कह कर के आरुषि का आंसू पोंछने लगा था और उसे गले लगाकर उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है। स्वीटी समझो यार, मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा, जाना। इतना कह कर के आरुषि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर माथे पर किस कर लिया, उसे हक कर लिया। अब क्या होगा आरुषि का, और आरुषि कैसे रणवीर को संभालेगी, और रणवीर आरुषि के साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। और आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।